दोस्तों, महाकुंभ चल रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगाने बस चले जा रहे हैं। पता नहीं ये मौका फिर मिले न मिले, जो है जितना है लेकर बस निकल जा रहे हैं घरों से। भीड़ भाड़, जाम, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी वो आस्था की डुबकी जो सारे जन्म तार दे, सारे पाप से मुक्त कर दे, शुद्ध कर दे और ईश्वर के एक कदम और नजदीक ले आए। ऐसे ही महाकुंभ में आया व्यक्ति दिल्ली में अपने बेटे को फोन मिलाता है, लेकिन गला कुछ रूंधा हुआ है, रुआसा हो जाता है और वो कुछ बात कर नहीं पाता। जब कुछ बोल नहीं पाता तो वो रोने लगता है। बेटा अपने पिता के रोने की आवाज़ सुनने के बाद अचानक से थोड़ा परेशान हो जाता है, घबराता है, कहता है कि पिताजी हुआ क्या है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो ये सुनकर के और ज़्यादा रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मिलती ही नहीं, अचानक से कहीं लापता हो गई है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की है। अब बेटा जैसे ही ये बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन अब घबराने से कोई फायदा भी नहीं था। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही बेटा तसल्ली देता है, उसके बाद पिता भी शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो करो बेटा, और यहाँ जो आसपास में कोई पुलिस हो, थाना हो, लोग हो, उनसे पूछो। बच्चे भी यही कहते हैं कि उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही अपने पिता को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। और इसके बाद दोनों अपने मामा को फ़ोन लगाते हैं, मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं, माँ असल में गुम हो गई है, पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, हम लोग मिल के उन्हें कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुँच जाते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद माँ मिलती तो ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, जब एक एक कड़ियों को जोड़ कर देखा तो कातिल का नाम सामने आता है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों हो गया। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के त्रिलोकपुरी की है। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक वाल्मीकि, यह एमसीडी दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी होता है और उसकी पत्नी का नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र कुछ लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार अपने पति से कह रही थी कि देखो ना, कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे कहीं ले जाते ही नहीं, क्या हम दोनों नहीं चल सकते वहाँ पर। अब जब पत्नी अपने पति से बार बार जिद कर रही थी, बार बार कह रही थी, तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी की व्यवस्था कर दी। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर वो काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद वो 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वो महाकुंभ में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं, घूमते हैं, और फिर अचानक ही एक भीड़ का एक रैला सा आता है और रैला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तो वो पुलिस वाले के पास जा रहा था, कह रहा है कि साहब, मेरी पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले और भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिल ही नहीं रही है, आप भी मेरी मदद कर दीजिए। वहाँ से भी कुछ नहीं होता है और उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुँचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और कल वहाँ पर पूछने के बाद निकल जाता है और फिर वो फील्ड में आ जाता है। कब पूरी रात उसको ऐसे ही बीत जाती है, अगला दिन निकल जाता है। दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि घर पर 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ कहीं गुम हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है आखिर जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को नहीं ढूंढा है, आखिरकार करूँ तो अब क्या करूँ। पिता अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। अब पापा की उम्र लगभग उसके कुछ 38 साल के आसपास थी और माँ की जो उम्र थी वो 35 साल के आसपास थी।
ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी होता है, उसके भाई आदर्श से कहता है कि पापा का फ़ोन आया, बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को भी फ़ोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फ़ोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी तीनों मिलकर दिल्ली के प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं। वहाँ से सीधा प्रयागराज पहुँच जाते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज जंक्शन पर। वहाँ जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फ़ोटोग्राफ होता है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है। अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वो बताने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भी गुम हो जाए। ऐसा करते करते ये एक थाना, फिर दूसरे थाना, फिर तीसरे थाना, फिर जहाँ जहाँ भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, हर जगह जा रहे हैं। थाना, चौकी वगैरह, जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखता है जिससे कुछ मदद मिलने की उम्मीद हो, उसके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी, तख्ती पर माँ का फ़ोटो था और फ़ोटो लेकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे, खोया पाया केंद्र जा रहे हैं। जाने के बाद वहाँ भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई, कब आई, कैसे गुम हुई, और पूरी जानकारी देने के बाद वहाँ भी अपना जो नाम पता है वो दर्ज करा देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुँच जाते हैं और दारागंज थाने पहुँचने के बाद उन्हें वो फ़ोटो दिखाते हैं। पुलिस वालों को तभी एक पुलिस वाले की नज़र वहाँ पड़ती है और उस फ़ोटो पर देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूंसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी और बस ये सुना और बस सोच लिया कहीं से कुछ भी हो जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वो सीधा झूंसी थाने पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर एसएचओ का इंतज़ार कर रहे थे। एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह से वहाँ जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी बताते हैं। हमारी माँ है, नाम मीनाक्षी है, दिल्ली रहती हैं और पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो गई, भीड़ का हिस्सा बन गई। हमारी माँ को ढूंढ दीजिए साहब, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने, यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा तो वो अवाक रह गए, वो देखते रह गए। दरअसल उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही थी और वो कहानी कुछ इस तरीके से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग कुछ 6:30 बजे इसके आसपास का कुछ वाकया था। इसी झूंसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास ही एक बस्ती है, केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम जाना था। जैसे ही वो बाथरूम जाता है, सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होकर वहाँ नहाई हुई पड़ी थी खून में, और जहाँ जहाँ जगह जगह वहाँ पर ब्लड फैला हुआ था। और वो इस ब्लड को देखने के बाद मोहन जो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख की आवाज़ से इस मकान के अंदर 2 किराएदार और रहते हैं, वो एक पुलिस वाला रहता है, वो तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं। अब यह आवाज़ केवल उस लॉज तक नहीं बची थी, बल्कि आसपास की जितनी भी जगह थी, लोग, दुकानदार वगैरह, सब के सब तक एक आवाज़ पहुंचती है। सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़कर वहाँ पर जब पहुँचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा तो सब लोग हैरान परेशान रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती है, उसकी पहचान हो नहीं पाती। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में, गुमशुदगी वाले मामले में कुछ ऐसा होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान शव होते हैं उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, तो उनके परिवार वालों का, किसी भी रिश्तेदार का 72 घंटे इंतजार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वो अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और ये बात है 20 फरवरी को। ढूंढ रहे थे 21 फरवरी को। ये उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एसएचओ कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ, और वहाँ जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर उसकी लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि इनको उसको ये उस महिला को पहचानने की कोशिश कर लें।
हो सकता है कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी, जो गुमशुदा लोग अपनी माँ को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर देख लो। जैसे ही वो दोनों बेटे उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहली नज़र उस महिला की साड़ी पर पड़ती है और साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया था, क्योंकि वो साड़ी माँ रोज़ पहना करती थी। माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और जैसे जैसे उसको देखते हैं वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोने लगते हैं, क्योंकि माँ इस दुनिया में अब नहीं थी। माँ की चाकुओं से गोद कर किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या किसने की, क्यों की, यही एक सवाल अब रह गया था। जब एसएचओ के पास बात पहुंचती है उपेंद्र प्रताप सिंह, तो कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का पता भी निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ ये महिला थी और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा कि ये कौन है। वो कहते हैं कि ये तो हमारे पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी है, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, जब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके थे पुलिस ने वहां जाकर पड़ताल की, उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी? बोले आईडी तो नहीं दी साहब। 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे और वो लॉज में वहाँ पहुँचाने वाला एक उनका दोस्त वहीं बन जाता है। जो दोस्त अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है, उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, अब 4-5 घंटे के लिए बस हमें कहीं सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा कि चलो तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ चलो, वहाँ जाने के बाद आराम से रह लेना, महज कुछ रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाते ही जब उनसे आईडी मांगी जाती है तो कह रहे हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए तो रुकना, आप क्या आईडी लोगे? तो बोले नंबर नोट करा दीजिए। कहा कि नंबर तो हमारे पास कोई है नहीं, हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो उन्होंने ज़रूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार ये कैसे जुड़े? तभी उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उनका जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही वो यानी अशोक वहाँ आता है, उसको पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है, उससे पूछताछ की जाती है। कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तो तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये और बता दो। तो जैसे जैसे ही पुलिस अपनी अपनी बात कर रही थी, शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर क्रिमिनल्स होते हैं, पुलिस शुरुआत में ऐसी बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के बाद की बात है। वो बाथरूम जाती है पत्नी और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की, बस यही एकमात्र सवाल अब रह गया था, इसके पीछे क्या कारण था। अब आगे वो बताता है कि अशोक दिल्ली की किसी महिला से प्यार करता था, उसका अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इस बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर कलेश हो रहा था और ये पति और पत्नी जब आपस में रोज़ रोज़ लड़ाई और झगड़े होते थे, तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, वो ये कहती थी। लेकिन पति ने तो जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया, तब उसने सोचा क्यों न पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इधर पत्नी जिद कर रही थी कि महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी को स्नान कराने के बहाने लेकर जाता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है दिखाने के लिए कि देखिए हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। और जब निकल रहा है तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं, आराम से चल रहे हैं बड़े अच्छे से। उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि यह कुंभ का जो स्नान होगा उसकी ज़िंदगी का आखिरी स्नान होगा। वहाँ उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये कहानी जो उसका झूठ था, जो उसका फरेब था, जो उसकी चालाकी थी, जिस तरीके से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वहाँ रो रो कर जो इसने एक नई कहानी गढ़ी थी अपने बच्चों के सामने, वो ज़रूर बच्चों के सामने चल गई थी, लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर वो कहानी टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का एक जगह है, वहाँ की वो महिला रहने वाली होती है, मतलब उसका मायका होता है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी हैरान परेशान, रो रो कर ज़बरदस्त हालत ख़राब, अवैध संबंधों की आग उसका घर जला गई।
पत्नी मर गई, खुद भी सलाखों के पीछे रहेगा। जिस महिला के लिए ये सब कुछ हुआ, क्या पता उससे अब कभी मिल भी पाएगा कि नहीं। इतना भयानक अंजाम इस प्रेम कहानी का हुआ। रिश्तों का इतना खतरनाक अंत किसी ने नहीं सोचा होगा। आप इस तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं? किस तरह की क्राइम स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही है क्राइम रिपोर्टर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।